विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। बहुत संतुलित ढंग से जनता से कर लिए जाते थे और जो राज्य के कर्मचारी थे उनकी आय से भी आय कर लिया जाता था। चूँकि सब दरबारियों में सबसे अधिक बुद्धिमान थे तेनालीराम, तो उन्हें समय समय पर बहुत सारा पुरस्कार भी मिला करता था। उनकी आर्थिक स्थिति दूसरे मंत्रियों से, दरबारियों से कहीं अधिक अच्छी स्पष्ट दिखाई देती थी। और जो राज दरबार के सेनापति थे, पुरोहित थे और भी कुछ लोग थे जो इस बात से जला करते थे कि तेनालीराम सबसे अधिक धनाढ्य दिखाई देते हैं। हर बार जब भी कुछ कार्यक्रम होते थे कुछ भी, तो उसमें प्रशस्ति की जाती थी, प्रशंसा की जाती थी उन लोगों की जिन जिन ने भी अच्छा काम किया होता, जिन जिन लोगों ने भी नियमित आय कर दिया होता और जिन लोगों ने राज्य के हित में काम किए होते। तो दरबारियों ने कहा कि महाराज, तेनालीराम के पास तो हम सबसे बहुत अधिक धन है, जबकि हम लोग तो तेनालीराम से बहुत पुराने हैं आपके दरबार में। हमारा वेतन उसके वेतन से कहीं अधिक है, तो उसके पास इतना धन कहाँ से आता है। किसी ने कहा कि सम्राट, हम लोग राज्य कर्मचारी हैं तो राज्य के कार्य के अलावा और कुछ तो कर नहीं सकते, आय का कोई साधन अपना नहीं सकते, तो तेनालीराम को अतिरिक्त आय कहाँ से होती है। कुछ दरबारी ये मांग करने लगे कि तेनालीराम को दंड दिया जाना चाहिए क्योंकि वो अपनी आय छुपा रहा है। सम्राट को पूरी बात तो मालूम थी ही, वे ही तो दिया करते थे बार बार तेनालीराम की बुद्धि के लिए पुरस्कार। उन्हें पता था कि तेनालीराम के पास इतना धन कहाँ से जमा हुआ है। लेकिन जो पुरोहित थे और सेनापति थे और दूसरे दरबारी जो भी असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे, उनकी संतुष्टि भी करनी ही थी। उनको भी नाराज नहीं करना चाहते थे सम्राट, बल्कि समझाना चाहते थे। तो उन्होंने अपना एक सेवक को बुलाया और कहा कि जाकर तेनालीराम को बुला के लाइए। कुछ देर बाद ही दरबार में तेनालीराम उसी सेवक के साथ उपस्थित हो गए। उनके हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ था। तो तेनालीराम दरबार में आए, उन्होंने प्रणाम किया राजा को और अपने आसन पर बैठ गए। तो सम्राट ने कहा कि तेनालीराम जी, दरबार में यह क्या लेकर आ गए झोले में। तो तेनालीराम खड़े हुए, उन्होंने झोले में हाथ डाला और हाथ बाहर निकाला तो उसमें एक मुर्गा पकड़ा हुआ था। उन्होंने सम्राट बोले, अरे दरबार में मुर्गा। तो तेनालीराम बोले, जी महाराज, इस मुर्गे के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में 15 मुर्गी हैं और मुर्गा बस यही एक अकेला है। मैं नाप कर सबको चारा देता हूँ, एक एक छटांक सबके लिए, यानी कुल मिलाकर 16 छटांक, क्योंकि 16 है ना मुर्गा और मुर्गी मिला के। लेकिन ये ऐसा मुर्गा है कि 3 छटांक खा जाता है अकेले, जबकि इसके हिस्से में एक ही छटांक तो होती है, लेकिन ये 3 खा जाता। तो सम्राट हंसने लगे कि ये कोई समस्या है। अरे मुर्गा चुस्त चतुर होगा तभी तो अपने हिस्से से 3 गुना खा जाता होगा। दरबारियों को तो आदत होती थी हमेशा महाराज की हाँ में हाँ मिलाने की। वो तुरंत कहने लगे, जी जी जी, सम्राट की जय हो। सम्राट, आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। तेनालीराम ने मुर्गे को वापस झोले में डाल दिया। सम्राट कृष्णदेव राय ने कहा कि तेनालीराम जी, मंत्री, सेनापति, पुरोहित ये सब आपसे वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, इनको अधिक वेतन मिलता है, आपको इनसे कम वेतन मिलता है, पर आयकर तो आप इनसे ज्यादा देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास अतिरिक्त आय होती कैसे है। तो तेनालीराम बोले कि महाराज, जैसे मैंने आपको मुर्गा दिखाया ना, तो आप ये समझ लीजिए महाराज कि आपके दरबार में सब मुर्गियों में मैं ही अकेला मुर्गा हूँ। मैं आयकर भी ज्यादा देता हूँ। बात ही ऐसी थी, दरबार में मुर्गा और दरबारियों की तुलना मुर्गियों से भरा दरबार था और सारे लोग हंसने लगे थे इस तुलना पर। लेकिन जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाया था ना कि तेनालीराम के पास इतना धन कहाँ से आया, उन सब की बगलें झांकने वाली स्थिति हो गई थी। वे हर बार की तरह इस बार भी तेनालीराम से हारा हुआ महसूस कर रहे थे अपने आप को। जब दरबार समाप्त हो गया, सब लोग जाने लगे, तो महाराज ने धीरे से तेनालीराम से कहा, तेनालीराम जी, आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र चल रहा है कि आप मुर्गा लेके चले आए। तो तेनालीराम हंसने लगे और बोले, महाराज, आपने अपना सेवक भेजा था ना, बस उसी से समझ में आ गया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को एक तोता भेंट किया था किसी ने। ये तोता बहुत मीठा गाता था। वह बोलने वाला तोता था। उससे कुछ पूछा जाए तो उस बात का उत्तर देता था और देखने में भी खूब सुंदर था। कृष्णदेव राय को उस तोते से बहुत प्यार हो गया था। अपने एक सेवक को तोते की पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी। वो सेवक जो उनको बहुत प्रिय था और जिस पे उन्हें बहुत विश्वास था, उसे ही उन्होंने ये काम सौंपा था और कह रखा था कि इसका
हर पल ध्यान रखा जाए, इसका खाना पीना कोई कमी न हो, पल पल इस पे नजर रखी जाए कि इसको कोई कष्ट न हो, कोई तकलीफ न हो। अगर कोई मुझे यह सूचना देगा कि तोता मर गया तो तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो वो जो सेवक था वो तो बेचारा लगा ही रहता था, हर पल तोते पे नजर रखता था, तोते के पास ही सोता था, कमरा बंद करके कि कोई दूसरा आके तोते को कुछ खिला न दे, तोते को मार न दे, क्योंकि जवाब तो उसे देना पड़ेगा। राजा तो उससे पूछेंगे कि मेरे तोते को क्या हुआ, तो कहना पड़ेगा कि तोता मर गया, और फिर सिर धड़ से अलग कर देंगे राजा जी। लेकिन आखिर तोता था तो एक जीव ही, आखिर एक दिन तोता मर ही गया। अब वो बेचारा सेवक तो थर थर कांपने लगा, उसकी तो हालत बिगड़ गई कि तोते के मरने का समाचार सुनते ही राजा जी तो मार डालेंगे, अब क्या करे। बहुत देर सोचता रहा, रोता रहा, कुछ नहीं समझ में आया, तो दौड़ा दौड़ा गया तेनालीराम के पास, क्योंकि तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान थे। जिस समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाता था, तेनालीराम पर वो छोड़ दी जाती थी, और तेनालीराम कोई न कोई हल अवश्य ही निकाल देते थे। तो बेचारा अपने प्राण बचने की आशा में तोते का सेवक भी दौड़ा दौड़ा गया तेनालीराम के पास और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने पूरी बात बताई कि जो महाराज का बहुत प्रिय तोता था वो तो मर गया, पर मैं करूं क्या, राजा को समाचार कैसे दूं, क्योंकि वो तो तुरंत मुझे मार डालेंगे, उन्होंने कहा ही है। तेनालीराम ने उसकी हालत देखी और कहा, अच्छा तुम कुछ मत बोलो, तुम किसी से कुछ मत कहो, महाराज से भी कुछ मत कहो, मैं संभाल लूंगा। खैर उस सेवक को तो थोड़ा राहत मिली, वो अपने घर चला गया और तेनालीराम पहुँचे महाराज के पास और फिर बड़े घबराने का अभिनय करने लगे। तो महाराज ने कहा कि क्या हुआ तेनालीराम, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तेनालीराम बोले, महाराज वो जो आपका तोता है ना, आपका तोता ना, आपका तोता ना। महाराज ने कहा, हाँ बताओ तो, तोते को क्या हुआ? तेनालीराम बोले, महाराज कुछ नहीं, पर वो बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, बिल्कुल चुप हो गया है, और ना कुछ खा भी नहीं रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, उसके पास पानी रखा है पर वह नहीं पी रहा है पानी, और पंख भी नहीं हिला रहा है, जबकि हमेशा हिलाता था, लेकिन आज वो पंख भी नहीं हिला रहा है। तो महाराज ने कहा, वो आंखें झपक रहा है, इधर उधर देख रहा है? तेनालीराम बोले, नहीं महाराज, आंखें भी नहीं झपक रहा है और इधर उधर भी नहीं देख रहा है। राजा कृष्णदेव राय को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि चलो अच्छा देखते हैं। जब वे वहाँ गए जहाँ पे तोते का पिंजड़ा रखा हुआ था, तो उन्होंने देखा, उसको हाथ में लिया, तोता मरा हुआ था। महाराजा झुंझला गए और बोले, तेनालीराम आपने सीधी सीधी बात क्यों नहीं कही, इतना घुमा के क्या बोल रहे हैं कि तोते को ये नहीं होता वो नहीं होता, सीधे क्यों नहीं कहा आपने कि तोता मर गया? तेनालीराम ने कहा, अरे महाराज क्या आप भूल गए हैं, आपने कहा था कि जो मुझे तोते के मरने का समाचार देगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब बताइए, क्या कोई अपना सिर धड़ से अलग करवाने के लिए ऐसा समाचार देगा? महाराज समझ गए कि हाँ बात तो सही है, मृत्यु दंड के भय से कोई भी मुझे यह समाचार क्यों देता। और फिर उन्हें यह भी ध्यान आ गया कि जो जीव पैदा होता है संसार में वो एक दिन मरता भी है, तो इस तरह तोते को भी एक दिन मरना ही था। चाहे उसकी कितनी भी अच्छी देखभाल की जा रही हो, उसका कितना भी ध्यान रखा जा रहा हो, उसे कितना भी खिलाया पिलाया जा रहा हो, पर उसे एक दिन मरना तो था ही। कितना आतंक मचा होगा उस सेवक के मन में, कितना घबराए हुए होंगे आसपास के सब लोग, और तेनालीराम के पास वही गया होगा सेवक, तभी तो ये दौड़े दौड़े आए हैं, वरना तेनालीराम जैसे बुद्धिमान मंत्री को क्या तोते की ओर देखने की फुर्सत भी होती है? राजा को अपनी भूल समझ में आ गई और इससे फिर आगे उनके कामकाज में, उनके चिंतन में सुधार ही हुआ। जब से विजयनगर राज्य के दरबार में तेनालीराम शामिल हो गए थे, तब से सम्राट कृष्णदेव राय की बहुत सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाया करती थीं। इस कारण से राजा कृष्णदेव राय का तेनालीराम पर बहुत स्नेह हो गया था। तेनालीराम की ऐसी अच्छी स्थिति देखकर राजगुरु को बड़ी ईर्ष्या हुआ करती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई बात जब दरबार में उठी तो राजगुरु के तर्क पर तेनालीराम का तर्क बहुत भारी पड़ा, यानी कि तेनालीराम की बात बहुत अधिक सही लगी महाराज को और राज्य के हित में भी होती थी उनकी बात।
राजगुरु अपने आप को बहुत नीचा महसूस करते इससे और ईर्ष्या बहुत बड़ी हो गई उनकी। तो उन्होंने एक उपाय किया। विजयनगर की जो महारानी थी उनका एक भाई था जो बिल्कुल निकम्मा और दुर्गुणी था, जिसके अंदर कोई गुण नहीं थे, योग्यताएं नहीं थी। उससे राजगुरु ने मित्रता बढ़ाई और धीरे धीरे उसे तेनालीराम के विरुद्ध भड़काने लगे। वो तो मूर्ख था ही, मूर्ख व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बेसिर पैर की होती है। उसे भी राजगुरु ने उभारा और फिर राजगुरु की बातों में आकर के महारानी का भाई अपनी बहन के पास गया, यानी महारानी के पास गया और बोला, तेनालीराम को जीजा जी ने इतना सगा बना रखा है, उसकी जगह तो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे होना चाहिए उनका प्रधान सलाहकार। आप चाहो तो ऐसी व्यवस्था कर सकती हो कि तेनालीराम को हटाकर उनके पद पर मुझे रख लिया जाए। रानी ने पहले तो समझाया कि तेनालीराम बहुत गुणी है, सम्राट की बहुत सारी समस्याएं हल करने में सहायक होता है, उनको बहुत मानसिक बल मिलता है, राज्य की व्यवस्था बेहतर होती है, तेनालीराम की बुद्धि से राज्य में सुशासन आया है। तो समझाया बहुत, लेकिन वो मंद बुद्धि और कुटिल बुद्धि का व्यक्ति था, उसने क्यों समझनी थी अच्छी बात, वो पीछे पड़ा रहा। बहन थी, आखिर उसको भाई के आगे झुक गई वो, और फिर वो सम्राट के पीछे पड़ गई कि तेनालीराम को हटा दो और मेरे भाई को उसकी जगह रख दो। तो सम्राट ने बहुत समझाया रानी को कि तेनालीराम की जगह कोई ले नहीं सकता महारानी। देखिए, तेनालीराम जितनी समस्याओं को जितनी आसानी से हल कर देते हैं ना, वो और किसी के बस का है ही नहीं। तेनालीराम से पहले भी तो इतने सारे मंत्री थे, लेकिन क्या किसी ने कभी इतनी गंभीर समस्याओं को इतनी आसानी से सुलझाया है? कभी नहीं सुलझाया, जैसे कि तेनालीराम सुलझा देता है। लेकिन महारानी तो बस एक ही संकल्प लेके बैठी थी कि अपने भाई को खुश करना है। बहुत वो परेशान हो गए सम्राट कि करें तो क्या करें। उन्हें पता था कि मेरा साला महामूर्ख है और तेनालीराम को हटाने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत सोचते सोचते उन्होंने महारानी को ऐसे ही टालू उत्तर दे दिया, ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं निकाल दूंगा तेनालीराम को, लेकिन कोई अपराध तो सिद्ध करना होगा ना उसका, उसे अपराधी बताना होगा तब तो निकालेंगे। तो इस पर रानी ने झट से उपाय बताया कि महाराज, आप मुझसे रूठने का नाटक करिए और तेनालीराम से कहिए कि जाइए रानी को हमारे पास लेकर आइए। अगर ऐसा न कर सके तो फिर आपको पद से हटा दिया जाएगा। अब देखिए, वो मेरे पास आएगा, मुझे मनाएगा, मुझसे बातें करेगा कि चलिए महाराज के पास, और मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। जब वो मुझे लिए बिना आपके पास आएगा तो आप कह देना कि तेनालीराम, आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सके, इसलिए मैं आपको पद से निकाल रहा हूँ। सम्राट ने कहा, ठीक है, मान लेता हूँ आपकी बात, ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन ऐसी व्यवस्था की गई कि सब तरफ बात फैल गई कि सम्राट महारानी से रुष्ट है। तेनालीराम को महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि सम्राट ने तेनालीराम से कहा कि आप जाइए और रानी को मेरे पास लेके आइए। कुछ बात तो है, यह समझ में आ गया। तो अपने एक विश्वास पात्र सेवक को उन्होंने कुछ समझाया और उसके बाद महारानी से मिलने के लिए चले गए। जब वे महारानी के पास गए तो कुछ रानी ने उनकी कुशल मंगल पूछी, कुछ उन्होंने रानी की कुशल मंगल पूछी। थोड़ा बहुत औपचारिक बातें हो ही रही थी कि जो तेनालीराम का सिखाया हुआ सेवक था वो आ गया और वो आके बोला, तेनालीराम जी, आप बेकार ही झगड़ा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा मिटेगा नहीं। सम्राट तो अपनी बात पे ही अड़े हुए हैं, उन्होंने तो निश्चय कर ही लिया ना कि नई रानी लेकर आएंगे, तो वो निश्चय पर अटल हैं, आप बेकार ही कोशिश कर रहे हैं महारानी को मनाने की। रानी ने सुना तो वो डर के मारे उसकी हालत बिगड़ गई अंदर से कि अरे, कहीं राजा सचमुच मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए। मैंने तो कहा था कि रूठने का नाटक कीजिए, पर लगता है सम्राट सचमुच रूठ गए, क्योंकि मैंने बहुत दबाव डाला था ना। अब रानी की हालत अंदर अंदर बिगड़ने लगी, करे तो क्या करे। तो महारानी घबराहट में तुरंत तेनालीराम से ही पूछने लगी कि बताओ क्या करें। तेनालीराम जी कहने लगे कि हाँ, ये बात तो है कि सम्राट आपसे रूठे हुए हैं। उनका कहना है कि आप रोज बहुत ज्यादा खिटखिट करती हैं, बहुत तंग करती हैं, आपके कारण शासन व्यवस्था में, राजकाज में बड़ा व्यवधान आता है। आप दखल भी बहुत करती हैं, जबकि आपको तटस्थ रहना चाहिए राजकाज से, लेकिन आप राजकाज में भी अपनी टांग अड़ाती हैं। इसीलिए वो नई रानी लाने की सोच रहे हैं। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता तो रानी जानती ही थी और वो कितने विश्वास पात्र हैं राजा के, सम्राट के, ये भी जानती ही थी। वो बहुत घबरा गई, तो उसने जल्दी से कहा कि चलिए चलिए, आपके साथ राजा के पास चलती हूँ। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई तेनालीराम के साथ और राजा से क्षमा मांगने लगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं राज्य के कार्यों में कोई दखल नहीं दूंगी, कोई परेशान नहीं करूंगी आपको। सम्राट तो हैरान रह गए
उनको यह आशा नहीं थी कि तेनालीराम रानी को लेकर आ पाएंगे। महारानी कैसे आ गईं, वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन तेनालीराम की बुद्धि किस तरह से काम करती है, तेनालीराम किस चतुराई से अपने काम निकालते हैं, ये उन्हें पता था। इसलिए वो बोले कि महारानी, लगता है तेनालीराम ने आपको और हमें दोनों को ही मूर्ख बना दिया है, क्योंकि महारानी तो बहुत ही दबाव में थी। वैसे ही सौत किसी को भी पसंद नहीं होती, और वो तो फिर महारानी थी, उसके तो सारे अधिकार छिन जाते, वो तो एक साधारण रानी बन के रह जाती। इसलिए वो तो बहुत घबराई हुई थी। वो नहीं समझ पाई कि वास्तव में तेनालीराम ने कोई चतुराई की है। वो बार बार क्षमा मांगने लगी, नहीं नहीं महाराज, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी महाराज, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात मानिए, मेरी समझिए, मैं सच कह रही हूँ। नहीं लाएंगे ना आप, नई रानी तो नहीं लाएंगे ना। वो जिस तरह से एकदम करुण होके, एकदम दीन होके प्रार्थना कर रही थी, सम्राट के आगे झुक झुक जा रही थी, उनके पैर पकड़ रही थी, तो सम्राट सचमुच बहुत हंसने लगे, बहुत हंसने लगे। उन्हें खूब हंसी आई, क्योंकि वो उस तरह की प्रकृति के नहीं थे। आमतौर पे जैसे राजा लोग अय्याश होते हैं जो बहुत सारी रानियां रखते हैं, वो वैसे नहीं थे। तो वो हंस हंस के लोटपोट हो गए और उन्होंने कहा कि तेनालीराम सचमुच बहुत अद्भुत काम करते हैं। फिर उन्होंने सारी असलियत बताई तो रानी भी हंसे बिना न रह पाई और कहने लगी कि सचमुच तेनालीराम की जगह कोई नहीं ले सकता।